हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 तक हम लोगों ने लगा लिया है। जाइए, इसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं दोस्तों। फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। वॉल्यूम 1 आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का, जो कि वॉल्यूम 1 हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद वॉल्यूम 2 का भी 2 सेट हमने करा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। उसको भी जाकर आप लोग विजिट करके प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। तो दोस्तों देखेंगे सेट नंबर 5 का सेशन स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो एक बार आपसे अनुरोध है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने एक ग्रुप में शेयर अवश्य कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे, यूएनओ के द्वारा बोल रहा है कि विश्व सतत परिवहन दिवस कौन सी तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो 26 नवंबर यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सतत परिवहन को लेकर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। साथ साथ ध्यान देंगे कि 26 नवंबर को और भी कुछ मनाया जाता है, ये भी आप जान लेंगे। आपको भारत में देखिएगा राष्ट्रीय विधि दिवस, जिसको कानून दिवस बोला जाता है, वो भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी आपको 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर यहाँ से कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? तो ये आपको है आरपीएफ से। किससे है संबंधित? आरपीएफ से। आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स फुल फॉर्म भी जान लेंगे, ठीक है। ये आपको ऑपरेशन उपलब्ध जो संबंधित है ये आरपीएफ से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई इसको लगा लेंगे आप लोग, वीवीआई प्रश्न लगा लेंगे, ठीक है। ये सब प्रश्न आ ही सकता है, क्वेश्चन में एकदम से आ सकता है। तो ये आपको वहीदा रहमान यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से जो है वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। इससे पहले और भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। देखिएगा विनोद खन्ना को, इसमें देखिएगा विनोद खन्ना को आपको 2017 में दिया गया है। 2018 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। इनको कब मिला है याद रखेंगे, इनका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 2018 में इनको मिला कि अमिताभ बच्चन को 2018 में। रजनीकांत को मिला है जाकर के 2019 में। सब आप लोग याद रखना है सारी फैक्ट को, ठीक है। आशा पारिक को मिला है 2020 में। कब? 2020 में। और जाकर के ये है 2021 में मिला है वहीदा रहमान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर यहाँ से। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से साल में? तो 1987 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और 4 का आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा आपको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? कौन सा? देखिएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव का 2023 का आयोजन किया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपको किया गया। 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, ये भी जान लेंगे। ये भी पूछता है कि कहाँ है ये, तो असम में पड़ता है। ये कहाँ? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहीं आपको जो है गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको काजीरंगा, देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कि किसके लिए फेमस है, ये भी पूछता है प्रश्न। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, ये भी याद रखेंगे। मानस ये भी आपको असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिएगा पद्म विभूषण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। टोटल 6 व्यक्ति को मिला है। कितने? टोटल 6 व्यक्ति को। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर के 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है। ध्यान देंगे, संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता पूछ रहा है, यानी कि जो हारे। ठीक है, 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ये उप विजेता है मेघालय, और जीता कौन है, कर्नाटक। इसको भी ध्यान रखेंगे, उप विजेता भी देखिए पूछ लेता है, और कर्नाटक जो जीता है विजेता भी पूछता है, और जो हारा वो भी पूछ देता है। देखिएगा मेघालय यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा, उप विजेता पूछ रहा है, और कर्नाटक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस आईआईटी के द्वारा आज आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है कौन से आईआईटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आईआईटी दिल्ली के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को निपटाने के लिए आब प्रहरी मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। किस लिए, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को से निपटने के लिए आईआईटी दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है। द इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक कौन है, तो फिरोज गांधी। कौन है, फिरोज गांधी इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोली लोक नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। ये कोली लोक नृत्य है, कौन सा राज्य से ये संबंध रखता है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये महाराष्ट्र राज्य से है। कहाँ से है, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यहाँ से जेनेवा में है। कहाँ, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी। देखिएगा कैगा आपको जो है परमाणु विद्युत गृह है ये, इसकी स्थापना कब की गई थी। 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 2000 में। ठीक है, पूरी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। कैगा कहाँ पड़ता है, कैगा आपको कर्नाटक में है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, चेकमेट, विशव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिएगा ये आपको शतरंज खेल से संबंधित है। 15 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से, शतरंज। ठीक है, देखिएगा चेकमेट, विशव और गैम्बिट शब्द ये आपको संबंधित है शतरंज खेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है, तो ये वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 17 नंबर हम लोग देखेंगे कि बजट एक के लेख पत्र हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। किसका, सरकार की राजकोषीय नीति का एक बजट लेख पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो ध्यान देंगे, ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये आपको विदेशी व्यापार से आपको कनेक्ट हो जाएगा। ट्राइसेम आपको रोजगार से संबंधित है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक आपको मुद्रास्फीति हो जाएगा, और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, बेस। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, पहला जो आपको योजना का जो आधार था, मॉडल था, हेराल्ड डोमार मॉडल पर ये आपको आधारित था, बेस था। ठीक है, इसकी आपको कब से कब चला था, 1951 से 56 तक। ये डेट भी याद रखेंगे, 1951 से 56 तक। और पीसी महालोबिस जो था ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको देखेंगे हम लोग, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 20 नंबर में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, पहले हरित क्रांति से लेते हैं हम लोग 1967-68 में। कब, 1966-67 भी देता है और 67-68 भी देता है, तो 66-67 ही लेते हैं। ठीक है, 66-67। फिर इसके बाद हो जाएगा आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण पहली बार जो किया गया था 1969 में किया गया था। ठीक है, आप लोगों को जहाँ तक याद होगा ये डेट 1969 में, छोटा डेट 19 जुलाई था। इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपको गरीबी हटाओ, ये 1971 में, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको 1971 में दिया गया था, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 के बीच आपको ये हुआ था, तो 1971 इसको ले लीजिए। ठीक है, 1971 हो जाएगा आपको।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा नीचे से ऊपर चलेंगे यानी कि 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 66 67 है, 69 फिर 71 है। ये आपको बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। देखिएगा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं पूछ रहा है, तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगर उनमें विद्रोहियों में यानी कि में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी। देखिएगा एक टिप्पणी किया था, यानी कि कथन मान लीजिए इसको, कि अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये 1857 के समय में पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, तो जॉन लॉरेंस ने। किसने, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था। देखिएगा पीर अली के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था पटना सिटी में, जो आपको इसको दबाया था, तो कमिश्नर टेलर। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, जो कि 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जो ये क्रांति हुआ था, जो उसमें पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। ये क्या थे, ये पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। ठीक है, पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, कि इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह को दबाने में अफीम व्यापार का एजेंट लायल जो है कि मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन गया में जो हुआ था, ये कब हुआ था, याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। गया में जो अधिवेशन हुआ था ना, वो बिहार में ये दूसरा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो गया में, और इसके अध्यक्ष थे आपको चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। इससे पहले भी एक बार हुआ था, ठीक है, आर.एन. माधोलकर के अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में। ध्यान देंगे 25 का आपको एक और इसमें से प्रश्न निकल के आता है कि बिहार में जो सबसे पहला आपको अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आर.एन. माधोलकर। ठीक है, आर.एन. माधोलकर यानी कि रंगनाथ सिंह माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, इसको लिख लेते हैं पहले, इस प्रकार हम लोग जल्दी से जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, छोटा डेट के साथ लिखेंगे हम इसको। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आपको 5 फरवरी 1922। ठीक है, इस आपका छोटा डेट भी पूछता है, इसलिए महत्वपूर्ण आपको छोटा डेट हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। 1922, ठीक है, 1922 हो जाएगा आपको ये। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आपको कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक चला था, तो ये 1918 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1918। तो इस प्रकार से पहले देखिए कौन आता है, पहले देखिएगा 1922, 1919 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से 1918, देखिएगा पहले 1918 आ गया, आपको 4 आ गया, 4 पहले हो जाएगा, फिर जाकर के 18 के बाद 19, यानी कि 2 4 2 1 3, 4 2 1 3। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, 4 2 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। देखिएगा झंडा कांड जो हुआ था आपको बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, ये आपको भागलपुर में हुआ था। कहाँ, भागलपुर में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका। 1922 में देखिएगा फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि इस मामले को अहिंसक तरीके से सुलझा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनमें से देखिएगा 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा दास प्रथा का जो अंत हुआ था 1562 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। 1562 में दास प्रथा का अंत। फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी उन्होंने 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। फिर जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फिर आपको दहसाला प्रणाली के लागू किया था 1582 ईस्वी में। दहसाला प्रणाली लागू करना 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? दारा शिकोह जो था आपको, ये कौन से सूफी मत से प्रभावित था? तो ये कादरी संप्रदाय से। किससे? कादरी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको राइट हो जाएगा। दारा शिकोह जो है कि कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रमुख संत मुल्लाह इनके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? देखिएगा, हड़प्पाकालीन नगर 3 भाग में विभाजित था। कौन? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। धौलावीरा जो था आपको ये 3 भाग में विभाजित था। एक था आपको दुर्ग भाग। देखिएगा, एक था आपको दुर्ग भाग, ठीक है। एक आपको पहला भाग था दुर्ग भाग में, दूसरा था आपको मध्यम भाग, मध्यम, ठीक है, मध्यम भाग। एक मध्यम भाग में था और एक था आपको निचला नगर, ठीक है। एक क्या कहलाता था? मध्यम भाग के बाद एक निचला नगर कहलाता था। ये 3 भाग में आपको बटा हुआ था। कौन? धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ध्यान रखेंगे। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। वहीं देखिएगा, जान लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता काल का ही आपको नगर है लोथल। ये आपको एक बंदरगाह था। लोथल और सुतकुद्दा 2 जगह आपको ये बंदरगाह था, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछता है। वहीं पूछ देगा कि लोथल आपको कौन सी नदी के किनारे बसा है? लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे। बनवाली कौन सी नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बसा है? घग्गर नदी के किनारे। सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, द्वितीय, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति में, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति के अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ परिवार स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ध्यान देंगे, संस्था एवं संचार का जो संबंध था किससे था? मौर्य काल में पूछ रहा है। ये आपको गुप्तचर व्यवस्था थी। ये क्या थी? गुप्तचर व्यवस्था। 32 का आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में संस्था एवं संचार जो थी आपको ये गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर संस्था से, संस्था जो है कि संस्था के अंतर्गत क्या होता था? ठीक है, संस्था जो था, संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रह करके, और संचार जो था, संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम करके अपना कार्य करते थे। ये आपको प्रश्न लूसेंट में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? ध्यान देंगे, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं के बारे में पूछ रहा है इनमें से? तो देखिएगा, किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पी सब था, आपको क्षत्रिय नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, ये नहीं था, क्षत्रिय नहीं था। 33 का कौन 7 वर्ग में जो बटा हुआ था कौन कौन सा था? एक था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर एवं शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, ये शामिल थे 7 वर्ग में। क्षत्रिय नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिएगा, कौन सा एक द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का कौन सा पत्तन पूछ रहा है? लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो ये लौह अयस्क यानी कि लौह अयस्क जो है कि निर्यात करने वाला, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला, यहाँ से भेजने वाला, तो मार्मा गोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 35 का ए, ठीक है। मार्मा गोवा ये पत्तन कहाँ स्थित है? यह भी अगर पूछ देता है प्रश्न तो कहाँ इसको याद रखेंगे? गोवा में। कहाँ? गोवा में पड़ता है ये। यह पतन जो कि जुआरी नदी के मुहाने पर है। यह भी अगर पूछ दे कौन सी नदी के मुहाने पर है मार्मा गोवा, तो जुआरी नदी याद रखेंगे, गोवा में पड़ता है ये जुआरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है। गंगा का जो डेल्टा है ये आपको चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है, तो ये फॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, फॉन। ठीक है, जो कि फॉन जो है कि आपको आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से सारे फॉन स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है ये, जो कि ये गर्म एवं शुष्क पवन है। कैसा है, गर्म एवं शुष्क पवन है ये फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, यानी कि किस पर होता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकेंद्र पर। ठीक है, अधिकेंद्र पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि निहारिका क्या है। यह एक आपको तप्त गैस का बादल है, निहारिका। याद रखेंगे 40 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा। यह निहारिका एक तप्त गैस का बादल है। इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की वृत्त प्लाज्मा गैस उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा सूची को सूची 2 से मिलान करना है। देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और राज्य यहाँ पर कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, इसको मिलान करते हैं। नामदफा ये अरुणाचल में पड़ता है। ठीक है, पेरियार केरल में पड़ता है, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, लामजाओ किबू लामजाओ मणिपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सारा मिल गया है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 4 है। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से ए का 2 किस में आता है, ए का 2 बस एक में ही पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। 42 का आपको राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 1 2 3 देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या आपातकालीन प्रावधान। यहाँ से 1 2 3 सही है। देखिएगा 1 2 और 3 आपको हो जाएगा, लेकिन आपातकालीन प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता का पूछ रहा है, ये कौन से आर्टिकल में पड़ता है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो मिलता है आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलता है। और वहीं हम लोग 20 भी जानेंगे अनुच्छेद में। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाता है अनुच्छेद 20 से। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 क्या है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 में देखिएगा 23 और 24 में काफ़ी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। 23 में जो है कि बलात्श्रम है और बाल श्रम पूछ देगा, जो बच्चे जो मजदूरी करते हैं बाल श्रम, तो अनुच्छेद 24 हो जाता है वो। अब बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 315 के 4 300 ध्यान देंगे 315 के 4 के अंतर्गत जो होता है आपको तहत राज्यपाल की सिफारिश है। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अनुच्छेद कितना, 315 का 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है, यानी कि गलत किस्में पहचान करना है। असत्य के बारे में पूछा है, तो 45 का देखिएगा, इनमें से संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये बिल्कुल सही है कि भाग 4 में है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ से कि इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखें कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ध्यान देंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य, तो केंद्र शासित प्रदेश से टोटल आपको 8 सदस्य चुन करके आते हैं। टोटल कितना, 8 सदस्य। राज्यसभा के संबंध में ध्यान देंगे कि राज्यसभा के संबंध में आपको अनुच्छेद 80 के 1 में उपबंधित है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें कितनी, 250 राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में भी देखेंगे तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें राज्यों से 225 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। ठीक ना, टोटल आपको 225 जो होता है ना,
देखिएगा, तो 225 आपको राज्य से आपको चुना करके आते हैं और 8 यहाँ पर दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश से चुना करके आते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य सामाजिक क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में। तो 47 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 6 टोटल कितना है, 6। राष्ट्रपति पर देखिएगा, बिहार के लोकसभा में 40 सीट जो है आपको 40 आवंटित सीटों में से 6 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किए गए हैं। और साथ साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि 6 सीट जो आपको 6 सीटें आवंटित किए गए हैं बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए। वहीं पूरा लोकसभा में अगर पूछ देगा तो लोकसभा में आपको अनुसूचित जाति के लिए टोटल आपको 84 सीट है एससी के लिए, और एसटी के लिए आपको 47 सीट आपको हो जाता है। टोटल मिला करके आपको जोड़ करके कभी पूछ देता है तो 7 4 11 और 8 4 12 13 यानी कि टोटल 131, ठीक है। टोटल 131 सीट हो जाता है एससी और एसटी को मिला करके लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। जिसका आपको देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। कितना अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है। तो 1989 में। कब, 1989 ईस्वी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का यह विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो 1 से कम होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न ही है। 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 से कम। वाहन में जो आपको साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है, यह भी पूछ जाएगा कौन सा मिरर लगाता है। उत्तल दर्पण, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो लगा रहता है उसके रूप में यह इसको कितना होता है, 1 से कम होता है। रियर व्यू द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछ रहा है, 1 से कम। अगला प्रश्न है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा, उपयोग हुए ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए। जो हम लोग उपयोग कर चुके हैं ऊर्जा, एनर्जी, उसके लिए ही हम लोग भुगतान करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग 53 नंबर, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक परिपथ में पूछ रहा है कि प्रभावी यानी कि इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस को जो जोड़ा जाता है, तो केवल एक यहाँ से सही हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है, न कि समानांतर, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। देखिएगा, आवर्तकाल उसका पूछ रहा है कि अगर लड़की खड़ी हो जाए झूला झूलते झूलते तो आवर्तकाल क्या होगा। तो इसलिए आवर्तकाल जो है कि आपको कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। आवर्तकाल आपका देखिएगा एक फार्मूला भी यहाँ से पूछता है, देखिएगा आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो टी बराबर, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2 पाई होता है √L/G। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, इसको याद रखेंगे आप लोग फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट गति कौन से नियम पर कार्य करता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन का 3rd लॉ, ठीक है, न्यूटन के 3रे नियम के अनुसार कार्य करता है। न्यूटन का 3रा नियम बताता है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया क्या होता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। इसी पर आपको रॉकेट का सिद्धांत जो है कि यह गति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट। कितनी होती है शक्ति, 1 वाट। 56 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, प्रश्न है कि एक हर्ट्ज जो होता है आपको, ये प्रति मिनट 60 कंपन। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा कि 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 पूर्ण कंपन होता है, इसलिए प्रति मिनट 60 कंपन 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है।
इनमें से एंटीबायोटिक नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये तीनों आपको एंटीबायोटिक्स है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? उसमें लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा धातु। मायोग्लोबिन जो है कि एक हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए आपको इंट्रासेलुलर भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। इसमें लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है? इनमें से देखिएगा, उत्पादक हिरन, पेड़ पौधे शैवाल, इनमें से देखा कि सही सुमेलित इसमें पूछ रहा है। अब घटक बैक्टीरिया, इनका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्पादक हिरन दे रहा है जो कि गलत है, सही सुमेलित पूछ रहा है। उत्पादक में क्या आ जाएगा? उत्पादक में आ जाता है पेड़ पौधा शैवाल, ये सब हरा घास वगैरह। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में आपको बकरी और हिरन आ जाता है। ठीक है, गौण उपभोक्ता घास, ये भी गलत है बिल्कुल। गौण उपभोक्ता में आपको क्या आ जाएगा? इसमें गौण उपभोक्ता में आ जाता है आपको ये सांप वगैरह ये सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी यहाँ से राइट हो जाएगा, जो कि मिलान सही है। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। ठीक है, यकृत आपको प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शुष्क स्थानों यानी कि मरुस्थल बर्फीले, शुष्क स्थान जैसे कि आपका मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 62 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, जीरोफाइट। ठीक है, क्या करा, शुष्क स्थान जैसे कि मरुस्थल वगैरह में जो आपको पौधा उग जाता है उसको जीरोफाइट कहते हैं। हैलोफाइट कहाँ पर उगने वाले पौधे को कहते हैं? हैलोफाइट आपको हो जाता है ये नमकीन जगह पर जो आपको जो पौधा उग जाता है उसको कहते हैं। हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है? ये क्या कहा जाता है? ये पानी वाला जगह पे जो उग जाता है उसको कहते हैं उस पौधे को। ठीक है, हाइड्रोफाइट जलीय क्षेत्र में उग जाता है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइलोफाइट तो बताए जैसे कि नमक युक्त नमकीन जगह पर जो होता है उग जाता है। असैक्युलेंट क्या रहता है? पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है, पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसको सैक्युलेंट कहते हैं। जीरोफाइट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मरुस्थल और बर्फीले जगह में पूछ रहा था उगने वाला पौधा। 63 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कॉलेरा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? टाइफाइड और कॉलेरा किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, जलजन्य रोगों का उदाहरण है टाइफाइड और कॉलेरा। 63 के बाद आपको 64 नंबर प्रश्न आता है कि मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? मानव जो आँख है हमारी किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम का साइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आंखें जो होती हैं जब आपको पीला हरित रंग प्रकाश सबसे आराम से देखता है। कौन सा रंग? आपको पीला हरित रंग प्रकाश, इसका रंग का प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है आपको इसमें आपको पीला हरा रंग आ जाता है। इसको याद रखेंगे, पीला हरा रंग, ये आपको 5500 एंगस्ट्रॉम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में जो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन या इंसुलिन? तो 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें आपको आयोडीन मिली होती है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये आपको मानव का एक मेल का ये हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इंसुलिन आपको अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है, इसको भी ध्यान रखना हम लोग को। साथ साथ ये भी प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में पानी पहुँचाया जाता है किसके द्वारा? पौधों में जो पानी पहुँचता है किसके द्वारा पहुँचता है? 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जाइलम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68 नंबर के, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न 69 नंबर, यहाँ से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है। क्या है? विशिष्टता दिया हुआ है आपको और कण है उधर दिया हुआ। ठीक है, इसको मिलान कर लेना हम लोग को। तो देखेंगे, शून्य द्रव्यमान, ये आपको न्यूट्रिनो हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रोनो,
ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। आंशिक आवेश है, ये हो जाएगा जाकर के 3 में चला जाएगा, क्वार्क हो जाएगा। आंशिक प्रचकन ये हो जाएगा जाकर के 1 नंबर, पॉजिट्रॉन। और पूर्णांक प्रचकन हो जाएगा आपको फोनॉन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका देखिएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में यानी कि वैक्यूम पूछ रहा है कि ध्वनि की जो स्पीड होती है कितनी होती है। तो निर्वात में जो 70 का देखिएगा, इनमें से डी हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में आपको ध्वनि की गति जो है कि शून्य होती है। कि क्या होती है? शून्य। निर्वात में आपको ध्वनि की गति नहीं हो पाती है, ठीक है। निर्वात में आपको प्रकाश की चाल होती है 3.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है इनमें से? तो हीरा जो है आपको इसमें से एक मूल तत्व है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये आपको विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG, ये भी एक विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, ये आपको RDX का ही यह वैज्ञानिक नाम है, यह भी आपको विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, ये विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में? तो फोटो सेल। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? देखिएगा फिल्टर पेपर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं ना, वो श्वास परीक्षण में यातायात पुलिस के द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस किट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किए जाने की यदि तीव्र सिरके जैसे गंध आती है तो इसका तात्पर्य है कि चालक शराब पी रखी है, ठीक है ना। यही इसी से आपको जांच पर पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से डी राइट हो जाएगा, श्यानता के कारण ये तैरता है, ठीक है। श्यानता, बादल और वायुमंडल आकाश में श्यानता के कारण तैरते हैं। बादल और वायुमंडल भाप के छोटे कणों से बने होते हैं। इसका वेग कम होने के कारण वायु की दिशा में बह जाते हैं, जिसे तैरता हुआ दिखता है, ठीक है। जो बादल जो तैरता हुआ दिखता है, तो ये श्यानता के कारण होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।